स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोड वाला एकेडमी। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डीबीएमएस, जो कि है आपका नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स इन डीबीएमएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्टली आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन इन DBMS represents the process of organizing data within a database in such a way it minimizes redundancy and remove anomalies in a relational database। कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं डेटा को इन डेटाबेस में इस मैनर में जहाँ पे कि उसका डुप्लीकेसी होता है, जो डेटा को वो रिमूव हो जाए और जो भी एनामलीज होते हैं रिलेशन में उसको रिमूव कर दे। सेकेंड डेफिनेशन आपको बता रहा है कि एक प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन डिकम्पोज और डिवाइड एनी रिलेशन, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन को डिकम्पोज और डिवाइड कर सकते हैं मोर देन वन रिलेशन में टू रिमूव एनामलीज इन रिलेशनल डेटाबेस। कहने का मतलब ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक रिलेशन होते हैं, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं मोर देन वन रिलेशन के अंदर, जहाँ पे हम उसको जितने भी एनामलीज उस रिलेशन में होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। थर्ड डेफिनेशन इसका कहता है कि इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और इच स्टेप्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। और इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स होता है इसका कि दैट इज द ओरिजिनल अननॉर्मलाइज्ड डेटा कैन बी रिकंस्टिट्यूट फ्रॉम द नॉर्मलाइज्ड डेटा विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ओरिजिनल अननॉर्मलाइज्ड डेटा होता है उसको हम लोग रिकंस्टिट्यूट करते हैं फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइज्ड डेटा के फॉर्म में, बिना किसी लॉस, डेटा को लॉस हुए किए हुए। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स का डेफिनेशन मेंशन किया है, जो आपको सुटेबल लग रहा हो उसके साथ आप एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं नॉर्मलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये भी। प्रॉपर्टीज में होते हैं कि आप जो भी होता है एनामलीज, एनामलीज मतलब होता है जो भी इनकंसिस्टेंसी होते हैं आपके रिलेशंस के अंदर, उसको डिफरेंट ये रिमूव करने का काम करता है। इनकंसिस्टेंसी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कहने का मतलब आपने अगर एनामलीज अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन यू मस्ट रीड एनामलीज, बिकॉज एनामलीज एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर मोर इम्पोर्टेंट बिफोर अंडरस्टैंड नॉर्मलाइजेशन। सो डिकम्पोजिशन मस्ट बी और लॉसलेस होना चाहिए। लॉसलेस इन सेंस जो भी हम एक रिलेशन को अगर एक से ज़्यादा में डिवाइड करते हैं, फॉर्म में डिवाइड करते हैं रिलेशन को टेबल्स में, तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो लॉसलेस होना चाहिए। कोई भी डेटा उसका क्या होना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए डेटा का। ठीक है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रिजर्व नेसेसरी डिपेंडेंसी। ये प्रिजर्व करता है जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी डिपेंडेंसी होते हैं उसको ये प्रिजर्व करता है। एंड फोर्थ कहता है रिड्यूस रिडंडेंसी। रिड्यूस रिडंडेंसी मतलब जो भी आपके रिलेशन के अंदर डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेशन हो रहा है, उसको वो रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। उसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। इस वीडियोज़ में मैंने कवर जो किया है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में किया है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल के बारे में डिस्कस किया है। तो फर्स्टली आप ये तीनों नॉर्मल फॉर्म को अच्छे से समझो विथ एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में वॉइस को नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड एंड फोर्थ नॉर्मल बनाने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो भी आपका रिलेशंस होगा उसके अंदर जो कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको ऑटोमिक वैल्यू कंसिस्ट करना चाहिए, मतलब मल्टी वैल्यू कंसिस्ट नहीं करना होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ एंड डेफिनेशन। ए रिलेशन विल बी वन एन एफ। अब एक रिलेशन को तुम वन एन एफ कब कहोगे, जब इफ इट कंटेन एन ऑटोमिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स, जब वे ऑटोमिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स को, जो भी कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स दोनों सेम ही होते हैं, जो कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स है वो ऑटोमिक वैल्यू कंसीडर करेगा। ऑटोमिक वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू ही कंसीडर करेगा। कॉलम्स हैव यूनिक नेम, प्रत्येक कॉलम का कुछ यूनिक नेम होंगे। इच वैल्यू स्टोर इन कॉलम मस्ट बी सेम डोमेन। जो भी वैल्यू स्टोर होंगे कॉलम्स में वो मस्ट भी होना चाहिए सेम डोमेन के अंदर, मतलब आईडी है तो आईडी की जगह पे आईडी होना चाहिए, नेम की जगह पे नेम होना चाहिए, ऐसा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ करता है। कहने का मतलब होता है, मैंने अभी ऑलरेडी फर्स्ट में बताया था कि ऑटोमिक वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू, वही बता रहा है आपको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउ करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वो अलाउ ही नहीं करेगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को। इसको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स।
देखो फर्स्ट वन जो मैंने टेबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि उसके ऊपर मैंने मेंशन किया है अननॉर्मलाइज्ड टेबल है बिफोर एन वन एन एफ। वन एन एफ से पहले ये क्या है आपका एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल है। अननॉर्मलाइज्ड टेबल मतलब इनकंसिस्टेंट है कहीं ना कहीं इसमें डेटा। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, ईएमपी नेम एक एट्रीब्यूट्स है एंड डिपार्टमेंट नेम। तो आप देख सकते हो ना कि ईएमपी आईडी जो है वो सिंगल वैल्यू को कंसिस्ट किया हुआ है कॉलम। फिर एम्प्लॉय नेम भी सिंगल वैल्यू को कंसिस्ट, बट इन डिपार्टमेंट नेम में आप देख सकते हो कि ये वाली जो कॉलम है उसमें जो फर्स्ट वाले में आप देखोगे सी एस कॉमा सेल्स है, तो यहाँ पे ये मल्टी वैल्यू कंसिडर कर रहा है, जिसके कारण ये क्या है आपका अननॉर्मलाइज टेबल है। तो इसको क्या किया मैंने, फिर इसको डिकम्पोज कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखो इसको, इसमें क्या होता है ना कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है कोई भी कॉलम में अगर ऐसा अगर आपको मिलता है तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ता है मल्टी वैल्यू रोज के अंदर। तो वही आप यहाँ पे देखो कि मैंने ये टेबल बनाया सेम, बट इसमें क्या हुआ है कि 101 आईडी जो है वो सीएस में भी है और 101 आईडी जो है आपके सेल्स में भी है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टू ब्रिंग इट इनटू वन एनएफ में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा मल्टीपल रोज के अंदर, ताकि वो सुनिश्चित करे इंश्योरिंग दैट इच कॉलम कंटेनिंग ऑटोमिक वैल्यू, जो वो सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कॉलम जो है वो ऑटोमिक वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। नेक्स्ट वन हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब बात अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का कर रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म जब सेकेंड में होगा तो वो पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो वही आपको बताया था कि रिलेशन को मस्ट भी वन एन एफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका सेकेंड एन एफ का जो अपना प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करेगा, जैसे कि इन द सेकेंड एन एफ ऑल नन की एट्रीब्यूट्स मतलब ऑल नन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होता है प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। इट मीन्स देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। लेट्स नो अबाउट टू एन एफ विद एन एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फर्स्ट टेबल बनाया हुआ, वहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि अननॉर्मलाइज्ड बिफोर टू एन एफ। ये जो टेबल है वो अननॉर्मलाइज्ड है। कैसे, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी 101 102 103 एज है, सैलरी है। यहाँ पे देखो आप एज एंड सैलरी जो होता है वो क्या है मेरे यहाँ पे नन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, जो कि फुल्ली डिपेंडेंट आपके किस पे है एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। दिस ये क्या कर रहा है वॉलेट्स कर रहा है टू एन एफ का। क्या हो रहा है कि अगर हम एज किसी भी एम्प्लॉय का फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम एम्प्लॉय आईडी जान रहे होंगे तो, और एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हम किसी का सैलरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है ना इस तरह से डिकम्पोज किया कि जहाँ पे ई एम पी आई डी के हेल्प से आप एज फाइंड आउट कर सकते हो, सेकेंड ई एम पी आई डी के साथ आप सैलरी भी, दोनों को एक ही पे डिपेंड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करोगे कि इसका सेपरेट टेबल बनाओगे 101 इसे। तो यहाँ पे देखो EMPID सैलरी डिपेंडेंट on age and 2NF relation in which non-prime attribute associated only with the part of family key on which they are fully functionally dependent होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हमको इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है जहाँ पे हम EMPID के साथ कोई भी एक जो भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो वो डिपेंडेंट हो। तो देखो आप EMPID को मैंने एक दो डिफरेंट टेबल्स में कंपोज किया है कि EMPID एक के साथ एज को मेंशन किया है और एक के साथ सैलरी को। तो आप अगर एज निकालना होगा तभी EMPID की हेल्प से निकाल सकते हो, सैलरी निकालना होगा तभी, बट एज और सैलरी की हेल्प से आप नहीं किसी का फाइंड आउट कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसको डिकम्पोज करना आना चाहिए टेबल्स को। नेक्स्ट वन है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मैंने देखा, फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखा। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन को होने के लिए पहले तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना मस्ट है। सेम हियर अगर 3NF में अगर कोई भी रिलेशन है तो उसको 2NF का प्रॉपर्टीज तो होल्ड करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसका एड ऑन फीचर्स जो भी होगा वो होल्ड करेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट ही बता रहा है कि इट इज इन 2NF में होना चाहिए। फिर आपका सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यहाँ पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि नन की एट्रीब्यूट्स जो होगा वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अदर नन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उसी को कहते हैं हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द डेटा डुप्लीकेशन। बेसिकली हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं डेटा के अंदर जो भी डुप्लीकेसी है मतलब रिपीटेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। एंड 3NF यूज फॉर डेटाबेस डिजाइन, और 3NF की हेल्प से हम लोग कोई भी डेटाबेस का डिजाइन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए भी लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। अननॉर्मलाइज टेबल है, ये भी फर्स्ट वन आप देख सकते हो अननॉर्मलाइज है। क्यों है यहाँ पे अननॉर्मलाइज, कोई बताओ मुझे। ये अननॉर्मलाइज इसलिए है कि आप देख सकते हो कि EMPID तो एक प्राइम एट्रीब्यूट है,
बट EMP नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो हमको इस तरह से बताना जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट नेम में भी रिपीटेड हो सकता है, तो हमको कुछ ऐसा यहाँ पे एट्रीब्यूट लेना है जिसके हेल्प से हम लोग लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो करना क्या है कि इस टेबल को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, या आप कह सॉरी स्प्लिट नहीं करेंगे, यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे। इस टेबल को हम डिफरेंट टेबल्स के अंदर डिकम्पोज करेंगे। फर्स्ट हम लोग एम्प्लॉय के टेबल में करेंगे, सेकेंड हम लोग डिपार्टमेंट के में करेंगे। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होगा, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होगा। तो देखो सेम यार मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करें, एम्प्लॉय के अंदर आप एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि ये लिंक अप कर सकते हो, टू डिफरेंट टेबल को आपस में लिंक कर सके। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है। दिस इज नन की एट्रीब्यूट, मतलब डिपार्टमेंट नेम पे वो आपको यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिखा है ना, मतलब डिपार्टमेंट नेम पे वो डिपेंड्स कर रहा है, जो कि आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट्स है इन द एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर, राइट। तो टू रिमूव दिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर कोई भी नन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन लिखे तो ये आपका क्या है, नन की एट्रीब्यूट्स है। तो आपस में दोनों क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए आपको बताया गया है। तो इसको हमको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि इसको डिकम्पोज किया। तो वी क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट टेबल्स एंड लिंक इट विद द एम्प्लॉय टेबल यूजिंग अ डिपार्टमेंट आईडी की हेल्प से हम लोगों ने इसको सेपरेट किया है और उसको लिंक अप किया है डिपार्टमेंट आईडी की हेल्प से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ क्लियर हो गया होगा। विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, जिसको आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मस्ट है कि एग्जाम में आता है। डिफाइन नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाई इट इज डन, उसको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है नॉर्मल फॉर्म्स, जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स है आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने वाला क्वेश्चन आता है वो आपका या तो BCNF, 3NF एंड 4NF के बीच में हो सकता है, DKNF, 5NF के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सारे नॉर्मल फॉर्म अच्छे से आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करना है आपको 1NF, 2NF एंड 3NF के बीच। एंड फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द रूल्स फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स, क्या रूल्स होते हैं फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स के, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के आपके प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।